बियर की आधी बोतल कटकते हुए विनय अपना मुंह अपने हाथ से पोंछते हुए शनाया से कहता है, तुम्हारी जैसी खूबसूरत और संगमरमर की मूर्ति जैसी बदन वाली किसी लड़की को मैंने आज तक देखा ही नहीं था। तुम तो बिल्कुल सफेद मक्खन हो मेरी जान। आगे एकटक शनाया की ओर देखते हुए विनय कहता जा रहा है, जैसे कि उसके दिल में उसे जो जो आज महसूस हो रहा है वो सब कुछ आज शनाया को कह देना चाहता है। मैं सच कहूं, जब से मैंने तुम्हें इस होटल में पहली बार देखा था मैं उसी रोज तुम पर दीवाना हो गया था। कसम से मैं तभी से तुम्हें दिलो जान से चाहने लगा। मुझे तुम और सिर्फ तुम चाहिए थी किसी भी तरह, और तुम्हें हासिल कर लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। और देखो आज वक्त का करिश्मा। वाकई में किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस शख्स को हासिल करने में तुम्हारे साथ लग जाती है। मगर यह दुख की बात यह है कि हम इस वक्त प्यार करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कम से कम मुझे जो लड़की चाहिए मैं उसे आज हर हाल में हासिल करने वाला हूँ और करके भी रहूंगा, फिर चाहे इसमें उसकी मर्जी हो या फिर ना हो। इतना कहते हुए विनय की निगाहों में शनाया की ओर देखते हुए हवस के लाल डोरे नजर आने लगते हैं। वहीं ये सब देख रहे विशाल और दिव्या को विनय पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तो 7 साल पहले ही हो चुका है। अगले ही पल विनय बिना कुछ सोचे भूखे शेर की तरह शनाया के बिस्तर पर लगभग कूद पड़ता है और उसके शरीर के निचले हिस्से पर मौजूद जो भी कपड़े उस वक्त होते हैं उन्हें एक झटके में लगभग फाड़ते हुए नोच कर उतार फेंकता है। और आगे विनय अपने शरीर के दम पर उस पर हावी हो जाता है और शनाया के हाथ पैर बंधे होने के हालत में ही उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। शनाया के होठों को चूमने लगता है, उसके बदन से खेलने लगता है। इतने से भी जब विनय का दिल नहीं भरता तब वो अपनी पूरी ताकत से अपनी मर्दानगी का सबूत पूरी दरिंदगी के साथ शनाया के शरीर पर बेरहमी के साथ जाहिर करने लगता है। ये सब कुछ विशाल और दिव्या अपनी आंखों से देख नहीं पाते और मजबूर होकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी घटिया मानसिकता के साथ विनय उस वक्त शनाया के साथ पेश आ रहा है, जिसके बारे में सोचकर भी विशाल को विनय से नफरत और घिन हो रही है। और वहीं विनय शनाया के शरीर के साथ जो कुछ भी कर रहा होता है वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार करता है। शनाया रोती बिलखती विनय के सामने गिड़गिड़ाती रहती है और उसे छोड़ देने की गुजारिश करती रहती है। असहाय हालत में शनाया की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, लेकिन विनय शनाया के पूरे बदन पर अपनी निर्दयता आगे भी दिखाता चला जाता है, वो भी बड़ी ही बेरहमी के साथ। तकरीबन आधे घंटे तक विनय शनाया के साथ जोर जबरदस्ती करता चला जाता है। जब तक पूरी तरह से उसका मन शनाया से नहीं भर जाता तब तक वो उसके जिस्म के हर एक हिस्से से खेलता रहता है और अपनी पूरी दरिंदगी के साथ शनाया के जिस्म को नोचने के बाद वो उसके बदन से हटता है। तब तक बिस्तर पर कई जगह खून के निशान नजर आने लगते हैं। बिस्तर पर मौजूद खून के छींटे इस बात का सबूत है कि कितनी बेरहमी के साथ विनय ने शनाया के साथ जबरदस्ती की है। दर्द में कराहती शनाया फूट फूट कर रोने लगती है। उसका बस चलता तो उसे जो दर्द इस वक्त अपने पूरे बदन पर महसूस हो रहा है वो दर्द वो अपने आंखों से बहाकर खुद को शांत कर लेती, लेकिन रोकर खुद को शांत कर लेना भी इतना आसान नहीं है उसके लिए। वहीं अपने हवस की प्यास बुझाने के बाद विनय हाफते हुए शनाया से कहता है, बड़ी औकात की बात कर रही थी ना साली,
दिखा दी ना आज मैंने तुझे तेरी असली औकात। और अब मैं तेरी इस खूबसूरती से थक गया हूं, क्योंकि मुझे इस खूबसूरत जिस्म से जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मुझे तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती को मैंने जी भर कर चख लिया। वहीं शनाया अपनी दबी हुई जुबान से रोते गिड़गिड़ाते हुए विनय से गुहार लगाकर कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे यहां से। शनाया की रोने की आवाज सुनकर विशाल और दिव्या दोबारा से भागते हुए कमरे में पहुंच जाते हैं और उन्हें शनाया की यह हालत देखकर बेहद तरस आता है। लेकिन बीते हुए वक्त के आगे वे लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीता हुआ वक्त बीती हुई यादों की तरह होता है। इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें बदला नहीं जा सकता। उस वक्त विशाल के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है, और वहीं दिव्या का बस चले तो वो अपने ही हाथों से इस कमीने विनय को मार डालती। लेकिन ऐसा कुछ भी करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शनाया के करीब बढ़कर विनय उससे कहता है, मैं एक बार तुम्हारी बात मान भी लेता और शायद तुम्हें यहां से जाने भी देता, लेकिन तुम जानती हो कि असलियत में प्रॉब्लम क्या है। तुमने तो मेरी शक्ल बहुत अच्छे से देख ली है। इसका मतलब शनाया अच्छे से समझ नहीं पाती। अपने आंखों में आंसू लिए वो सिर्फ विनय की ओर देखती जा रही होती है। वहीं विनय आगे कहता है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ जिंदा छोड़ दिया तो तुम सबको मेरे बारे में सब कुछ बता दोगी। फिर साला मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा। बताओ क्या ऐसा करना ठीक होगा? नहीं ना? ये कहते हुए एक अजीब सी शैतानी हंसी विनय के चेहरे पर खेलने लगती है, जिसे देखकर शनाया के पूरे शरीर पर एक झुरझुरी दौड़ जाती है और उसके चेहरे पर एक दहशत साफ साफ नजर आने लगती है। तभी शनाया को बिना कोई भी मौका दिए हुए विनय बिस्तर से एक तकिया उठाता है और उस तकिए के सहारे शनाया का मुंह जोर से दबाने लगता है। और वहीं शनाया के हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो ठीक से छटपटा भी नहीं पाती है, और उसके चीखने की शक्ति उसके साथ इतनी ज्यादा जबरदस्ती करने की वजह से वैसे ही चली गई होती है। वहीं धीरे धीरे शनाया को अपनी मौत करीब नजर आने लगती है, और कुछ लम्हों के बाद सांसों के कम होते जाने की वजह से तड़पते हुए धीरे धीरे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और वहीं शनाया को मौत की नींद सुलाने के बाद विनय वापस से उस कमरे के दरवाजे को खोलता है, और जिस तरह से वो यहाँ आया था उसी तरह से वेटर के कपड़ों में वहां से चुपचाप निकलकर चला जाता है। वहीं विशाल और दिव्या बिना सांसों के बेजान पड़ी शनाया को देखते रह जाते हैं, और उनकी आंखों के सामने इतनी बेरहम मौत मरी शनाया की आंखें जैसे चुभने सी लगती हैं। अभी वे लोग शनाया की तरफ देख ही रहे होते हैं कि उसी पल अचानक से शनाया अपनी बंद आंखें खोलती है, जिनमें खून उतर आया होता है, और अपनी लाल गुस्से से भरी निगाहों से विशाल की तरफ देखकर कहती है, मुझे मुक्ति चाहिए, और इसीलिए मुझे पहले वो आदमी विनय चाहिए। किसी भी हालत में कैसे भी करके वो आदमी जिसने मेरा ये हाल किया। विशाल थरथराते हुए कहता है, मैं लाऊंगा इस विनय को, किसी भी हालत में आपके पास लेकर आऊंगा। हम दोनों लेकर आएंगे उसे आपके पास। विशाल के इतना कहते ही शनाया की बॉडी वहां उस कमरे में अगले ही पल गायब हो जाती है, जैसे कि उस कमरे में कभी कोई था ही नहीं। पूरा का पूरा कमरा बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है, एकदम नीट एंड क्लीन। और फिर दिव्या और विशाल वहां उस कमरा नंबर 2028 से निकलकर वापस से रिसेप्शन डेस्क पर आ जाते हैं। लेकिन विशाल इस वक्त थोड़ा परेशान नजर आ रहा होता है,
क्योंकि वो इस विनय के बारे में कैसे और किस तरह से पता लगाएगा उसे कोई भी आइडिया नहीं हो रहा। उसे सिर्फ और सिर्फ विनय का नाम पता है, वो कहाँ रहता है, उसका फोन नंबर क्या है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो इस शहर में अब रहता भी है या नहीं, विशाल और दिव्या तो कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक कि वो वहां रिसेप्शन डेस्क के दराज में मौजूद सभी डॉक्यूमेंट्स को भी तलाश करके देख चुका है, लेकिन उसके हाथ कोई भी सुराग विनय के बारे में नहीं लग पाता। वहीं दिव्या विशाल की तरफ देखकर पूछती है, क्या विनय के बारे में कोई भी क्लू नहीं है हमारे पास? विशाल सोचो, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ऐसा जो हमें इस विनय तक ले जाए। तभी अचानक से सोचते हुए विशाल के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक मिनट दिव्या, हमारे पास एक क्लू तो है। उस रोज विनय अपने साथ शनाया का डेबिट कार्ड लेकर गया था, और अगर वो डेबिट कार्ड आज भी एक्टिव है और अगर उसे आज भी वो इस्तेमाल कर रहा है, तो शायद हमारा काम कुछ हद तक आसान हो सकता है। हो सकता है कि हम विनय को पकड़ पाए। तभी होटल की घड़ी 3:30 बजने का इशारा करती है और चारों तरफ चीखने की आवाजें गूंजने लगती हैं। वहीं होटल से 3:30 बजे निकलने के बाद अपने घर पहुंचकर दिव्या और विशाल थोड़ी बहुत प्लानिंग करके महेश नगर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उस एरिया का सबसे पास का पुलिस स्टेशन वही होता है। और वे लोग विनय को जल्द से जल्द कानूनी तरीके से पकड़ने के लिए पुलिस की मदद लेना ज्यादा जरूरी समझते हैं। पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही विशाल और दिव्या अपना इंट्रोडक्शन उस पुलिस स्टेशन में बताते हैं। मैं जयपुर क्राइम ब्रांच ऑफिस से इंस्पेक्टर विशाल वर्मा हूं, और ये हैं सब इंस्पेक्टर दिव्या। क्राइम ब्रांच का नाम सुनते ही पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के कान खड़े हो जाते हैं और वो सामने से आकर पूछता है, अब जी सर, हम लोग क्या मदद कर सकते हैं आपकी? इस बात पर विशाल उनसे कहता है, हम कुछ पुराने केसेस के सिलसिले में बात करने आए हैं, क्योंकि हमें कुछ केसेस को लेकर कोई इंटीमेशन ही नहीं है कि वो सॉल्व क्यों नहीं हुए और वे आज तक अनसॉल्व क्यों हैं। इसलिए हमारे क्राइम ब्रांच ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया है जो भी केसेस अभी तक सॉल्व नहीं हुए उनके लिए, क्योंकि कई पेंडिंग केसेस ऐसे भी हैं जिनके मुजरिम आज भी बिना सजा काटे आराम से घूम रहे हैं, और उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया जाए, इसी में भलाई है। नहीं तो वो आगे भी कई संगीन जुर्म को अंजाम दे सकते हैं और अपनी अपराधी मानसिकता की वजह से सोसाइटी के लोगों का जीना मुश्किल कर सकते हैं। ये सुनकर उस पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर कहता है, अब सर, इस मामले में मुझे पहले अपने सीनियर से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा। इस बात पर थोड़ा नाराज लहजे में विशाल कहता है, ठीक है, आप अपने सीनियर से बात कीजिए और आप लोग इसी नियम कानून में लगे रहिए कि प्रोटोकॉल क्या होगा और ऑर्डर्स कहां से आए होंगे। तब तक हम लोग अपना काम कर लेते हैं। इस पर पुलिस वाला विशाल की तरफ देखकर कहता है, अब ऐसी बात नहीं है सर, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इस बात पर विशाल कहता है, देखिए, वैसे भी हमें आप लोगों से ज्यादा कुछ मदद नहीं चाहिए। हमें बस एक इंसान के बारे में जानना है जिसने एक लड़की का कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद उसका डेबिट कार्ड लेकर भाग गया था। आज से तकरीबन कुछ 7 साल पहले की वारदात है ये, और हमें ऐसा लगता है कि वो कातिल आज भी उस लड़की का डेबिट कार्ड यूज कर रहा है। बस हमें एक ऐसी छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों की तरफ से। इस बात पर पुलिस वाला भी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी आपकी मदद के लिए अपने डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आपके साथ भिजवाता हूं। आपस में अपने डिपार्टमेंट से बात करने के बाद उस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अपने ही डिपार्टमेंट के एक सब इंस्पेक्टर को जांच करने के लिए विशाल के साथ लगा देता है और उस सब इंस्पेक्टर को ऑर्डर देते हुए कहता है, रावत, इन साहब को जो भी मदद चाहिए हो इनकी मदद करो और ध्यान रहे इन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। वहीं ऑर्डर मिलते ही सब इंस्पेक्टर रावत अपने इंस्पेक्टर को सल्यूट करते हुए विशाल और दिव्या के साथ वहां से एक पुलिस जीप लेकर निकल जाता है। वहां स्टेशन से सीधा निकलकर वे तीनों एक साथ पुलिस की जीप में बैठकर पास के बैंक पहुंच जाते हैं और फिर कुछ देर बाद
वे लोग उसी बैंक के मैनेजर के केबिन में बैठे होते हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद विशाल पूरा मामला मैनेजर से कह सुनाता है। इसके बाद मैनेजर अपने ब्रांच के एम्प्लॉय से डेबिट कार्ड से जुड़ी हुई सारी की सारी डिटेल्स निकाल कर कहता है, जी हाँ, आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आपने जो नाम बताया, शनाया बजाज, पिछले कई सालों से उनके डेबिट कार्ड के थ्रू लगातार ट्रांजैक्शन होते रहे हैं। मैनेजर की बात सुनकर विशाल को कुछ राहत मिलती है, क्योंकि उसने जो कुछ सोचा था वो एक ट्रैक पर सही सही जा रहा था। वहीं मैनेजर आगे उससे कहता है, और सर, आप जैसा कह रहे हैं, अगर मिस शनाया की मौत हो चुकी है तो फिर उनके अकाउंट को आज तक किसी ने क्लोज ही नहीं कराया, इसीलिए उनका अकाउंट आज भी एक्टिव है। इस बात पर विशाल कुछ सोचकर बैंक के मैनेजर से पूछता है, वैसे इतने सालों में आज तक कितने पैसे निकाले जा चुके हैं मिस शनाया बजाज के अकाउंट से? मैनेजर अकाउंट डिटेल्स को चेक करते हुए कहता है, पिछले 7 सालों में तकरीबन 5.5 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। आगे विशाल पूछता है, और अंदाजन अभी अकाउंट में कितने पैसे बचे होंगे? मैनेजर कहता है, अभी भी मिस बजाज के अकाउंट में काफी पैसा है। ये जो भी शख्स पैसे निकाल रहा है वो अगर अब भी चाहे तो काफी महीनों तक उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। आगे विशाल मैनेजर से पूछता है, क्या आप ये बता सकते हैं कि इस डेबिट कार्ड से जहां से लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं वो एटीएम कौन सा है? इस बात पर मैनेजर जवाब देता है, गोपाल नगर चौक के एटीएम से, और अभी 3 हफ्ते पहले ही लास्ट ट्रांजैक्शन किया गया है, और पिछले कई महीनों से भी ट्रांजैक्शन कॉन्टिन्यूसली उसी एरिया से होते जा रहे हैं। ये सुनकर विशाल दिव्या की तरफ देखता है, जैसे कि वो आंखों के इशारे से ये बता रहा हो कि विनय के और करीब जाने का और उसे जल्द से जल्द पकड़ लेने का रास्ता उन्हें लगभग मिल ही गया है। वहीं बैंक से निकलने के बाद विशाल आगे सब इंस्पेक्टर रावत से कहता है, रावत जी, हमें उस एटीएम तक पहुंचकर उसकी ओल्ड फुटेज देखनी होगी। इतना सुनते ही सब इंस्पेक्टर रावत हामी भरते हुए विशाल और दिव्या के साथ आगे जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं वहां उस एटीएम के पास पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि ये एटीएम एक पॉश एरिया में है, और इस एटीएम के पिछले हिस्से में ही ओल्ड फुटेज डेटाबेस की एक जगह मौजूद होती है, जहां पर एक आदमी उस कमरे में पहले से ही मौजूद होता है। सब इंस्पेक्टर रावत उस आदमी से बात कर लेता है और अपना पुलिस कार्ड दिखाकर ओल्ड फुटेज देखने का फरमान जारी कर देता है। और फिर कुछ देर बाद वो लोग पुराने स्टोरेज में से पिछले महीने का डेटा निकाल रहे होते हैं और डेट वाइज रिकॉर्डिंग को प्ले करके देखने लगते हैं, और काफी देर तक रिकॉर्डिंग को भगाते भगाते कई सारे चेहरों के बीच आखिर में एक चेहरे पर आकर विशाल की नजरें अचानक से ठिठक जाती हैं। वहीं दिव्या भी उस चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। वीडियो फुटेज थोड़ी धुंधली है, इसलिए विशाल वीडियो फुटेज को जूम इन करने के लिए उस आदमी से कहता है। वहीं जूम इन करते ही विशाल समेत दिव्या को भी कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये वीडियो में मौजूद आदमी कोई और नहीं बल्कि विनय चौधरी ही है। उस वक्त विशाल ध्यान से विनय के कपड़े की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि विनय ने इस वीडियो फुटेज में एक सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हुए हैं और कपड़ों के बैच के ऊपर एक सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है। उस सोसाइटी का नाम पढ़कर विशाल सब इंस्पेक्टर रावत से कहता है, अब हमें सनशाइन सोसाइटी जाना होगा, क्योंकि हमें हमारा कातिल वहीं मिलेगा। कुछ देर बाद पुलिस की जीप सनशाइन सोसाइटी के बाहर मौजूद होती है, और वहां सनशाइन सोसाइटी के ठीक बाहर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड से विशाल पूछता है, क्या तुम विनय के बारे में जानते हो? पुलिस की गाड़ी और पुलिस की वर्दी देखते ही उस सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे का रंग और हाव भाव बदल जाता है। ऊपर से विशाल के कड़क लहजे की वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत कहता है, साहब, वो यही सोसाइटी के कंपाउंड के अंदर ही होगा, बस अभी अभी ही वो यहाँ राउंड लगाने के लिए गया हुआ है। इतना सुनते ही वो लोग
पुलिस जीप को बाहर ही छोड़ देते हैं और जल्दी जल्दी सनशाइन सोसाइटी के अंदर दाखिल होकर कंपाउंड के अंदर भागने लगते हैं। और सोसाइटी के अंदर कुछ दूर जाकर ही उन्हें वहां सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में विनय नजर आ जाता है और उसके ठीक पास ही एक छोटी लड़की बैठी हुई है। लंबे लंबे बालों वाली तकरीबन 12-13 साल की एक लड़की। उसने स्कर्ट पहनी हुई है और उस वक्त विनय अपने हाथों से स्कर्ट के अंदर उसके थाइस को सहला रहा है और उसे इस बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ऐसा करते हुए उसे कोई देख भी रहा है या नहीं। वो बस अपने काम में मशरूफ है। वहीं विनय उस लड़की से कहता जा रहा है, कीड़े ने काट लिया है आपको, ऐसे करके कुछ देर सहलाने से देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना? और वहीं वो लड़की बार बार विनय से कह रही है, अंकल मुझे किसी कीड़े ने नहीं काटा है। विनय आगे भी हाथ की खुजली मिटाते हुए कहता है, बेटा समझने की कोशिश करो, अगर मैंने इसे ठीक से नहीं सहलाया ना तो फिर इस जगह पर तुम्हें दर्द होगा बाद में जाकर, फिर मत कहना मुझसे। दरअसल में वो छोटी लड़की बिल्कुल सही कह रही थी। असलियत में तो विनय अपनी कामुक इच्छाओं की जलन उस लड़की की जांघों पर हाथ सहलाकर निकाल रहा है और उसके चेहरे से वो इस लम्हे को कितना एंजॉय कर रहा है साफ साफ झलक रहा है। तभी विनय को ऐसा करता देख विशाल गुस्से में खुद से बड़बड़ाता है, यह साला कभी नहीं सुधर सकता। वहीं सब इंस्पेक्टर रावत विनय की तरफ देखकर जोर से उसे आवाज देता है, विनय विनय। और इससे कंपाउंड में विनय नाम की आवाज गूंज उठती है। वहीं विनय अपना नाम सुनकर अचानक से सकते में आ जाता है और जो भी वो कर रहा होता है उससे घबराते हुए उस लड़की से कहता है, अब तुम यहां से जाओ, सब ठीक हो जाएगा। विनय के ऐसा कहते ही वो लड़की भागते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं अपने सामने पुलिस की वर्दी में एक आदमी को देखकर विनय जैसे हकलाने सा लगता है। उसके पूरे बदन में जैसे कपकपी सी छूटने लगती है और वो घबराते हुए ही कहता है, जी साहब क्या बात है? इस पर सब इंस्पेक्टर रावत पास खड़े हवलदार से कहता है, डालो साले को गाड़ी में। ये सुनते ही विनय घबराते हुए दूसरी तरफ तेजी से भागने लगता है, लेकिन विनय को वहां से भागता देखकर विशाल विनय से भी 2 गुनी रफ्तार से तेज भागता है और भागते हुए लगभग कूदकर विनय को उसके कॉलर से दबोचकर पकड़ लेता है। विनय इतनी ज्यादा दहशत में आ जाता है कि वो उनके साथ चलने से इनकार करने लगता है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि उसने कई साल पहले जो मर्डर किया था शायद उसका पर्दाफाश हो चुका है। वहीं विशाल के उसे पकड़ते ही अचानक से न जाने कहां से ठंडी हवा का झोंका चलने लगता है, जैसे कि वहां के पूरे माहौल में एक अलग सी ठंड और एक गंदी बदबू फैल गई हो। विनय को अचानक से घबराहट होने लगती है और उसके पूरे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है, लेकिन दहशत की वजह से उसके माथे से पसीना बहता जा रहा है। उसे अपना गला कुछ सूखा हुआ सा लगने लगता है और थोड़ी देर के बाद विशाल, दिव्या और सब इंस्पेक्टर रावत विनय चौधरी को अपने साथ पकड़कर महेश नगर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। अब देर शाम हो चुकी है और सूरज के डूब जाने के बाद अब पूरे पुलिस स्टेशन में लाइट्स की चकाचौंध नजर आने लगी है। एक तरफ छोटा सा जेल खाना है जहां आधा दर्जन कैदी 2 लॉकअप्स में बंद है। वहीं एक कांस्टेबल किसी पॉकेट मार से माथापच्ची करने में मशरूफ है। वहीं कुछ और कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल वहां मौजूद कुछ आदमी और औरतों की दलीलें सुनने में लगे हुए हैं। वहीं एक और सब इंस्पेक्टर रावत के टेबल के पास इस वक्त विनय के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका है। उसका चेहरा इस वक्त देखने लायक है क्योंकि उसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। तभी इंटेरोगेशन करते हुए सब इंस्पेक्टर रावत विनय के ठीक सामने एक लकड़ी का चेयर लगाकर अपनी कड़कदार बुलंद आवाज में पूछता है, बताओ क्यों मारा था तूने शनाया बजाज को?
सब इंस्पेक्टर रावत के इस सवाल पर ना समझ बनने का नाटक करते हुए विनय कहता है, नहीं, मैं तो ये नाम पहली दफा सुन रहा हूँ। मैं किसी शनाया बजाज को नहीं जानता। और आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। विनय की इस बात पर सब इंस्पेक्टर रावत सामने खड़े हवलदार से कहता है, एक काम करो, इसे लॉकअप में डालकर इसकी थोड़ी खातिरदारी करो, जिससे इसकी याददाश्त वापस आ जाए। ये सुनकर डरते डरते विनय रावत के पैरों में गिर जाता है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो। तभी सब इंस्पेक्टर की जगह विशाल ने कहा, अच्छा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर आज रात 11 बजे हमारे साथ होटल राजमहल चलो। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुमने कुछ किया है या नहीं, क्योंकि सच तब सबके सामने आ जाएगा। होटल राजमहल का नाम सुनते ही अचानक से विनय के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, जैसे कि उसने किसी भूत के बारे में सुन लिया हो। और पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए विनय ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी राजमहल मतलब होटल राजमहल में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं कहीं। और वैसे भी वो होटल राजमहल 2015 में जलकर खाक हो गया था। तभी विनय की आंखों में आंखें डालकर विशाल ने कहा, होटल जलकर खाक हो गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि होटल दोबारा से खड़ा नहीं हो सकता। चलो होटल राजमहल रात के 11 बजने के बाद, और फिर वहां की शानो शौकत देखो। तभी अपनी घूरती हुई नजरों से विशाल ने लगभग विनय को डराते हुए कहा, तुम्हारी असलियत का भांडा वहीं फूटेगा। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए सारे सबूत उसी होटल राजमहल में मौजूद हैं। तभी हकलाते हुए विनय ने अपनी हथकड़ी को झटकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी सब इंस्पेक्टर रावत की तरफ देखते हुए विशाल कहता है, सर, इसका होटल राजमहल जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके अगेंस्ट सारे एविडेंस वहीं होटल राजमहल में ही है। और मेरी बात का यकीन करिए, ये वहां पहुंचते ही अपने आप सारे गुनाह कबूल कर लेगा। इस बात पर सब इंस्पेक्टर रावत कहता है, बिल्कुल, मैं इसे लेकर बड़े साहब से एक अर्जी की बात कर लेता हूँ, ताकि इसे वहां होटल राजमहल के लिए हम जल्द से जल्द ले जा सके। वहीं ये कहकर सब इंस्पेक्टर अपने बड़े साहब से बात करने के लिए वहां से चला गया। और सब इंस्पेक्टर के वहां से जाते ही दिव्या ने विनय से कहा, होटल राजमहल में आज भी एक लड़की बार बार तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। वही विशाल कहता है, वो वही लड़की जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुमने उसके साथ गलत किया था। लड़की के बारे में सुनते ही विनय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने चेयर पर बैठे बैठे जैसे दहशत में कांपने लगता है। अचानक से उसके कानों में किसी की हंसने की गूंज उठती है। एक ऐसी गूंज जैसे कि कोई लगातार उसके कानों में चीखता जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये शोर विनय के कान के बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा है और वो जोर जोर से पागलों की तरह चीखने लगता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। विनय के ऐसे चीखने की वजह से वहां पुलिस स्टेशन में मौजूद कांस्टेबल और बाकी के कैदी भी उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है। वहीं दिव्या और विशाल की तरफ देखते हुए विनय अपने कानों पर हाथ रख लेता है और घबराते हुए कहता है, आप लोग मुझे डरा रहे हैं। तभी विशाल आगे कहता है, हम लोग तो सिर्फ तुझे डरा रहे हैं, असलियत में तो होटल राजमहल में मौत तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। मौत के बारे में सुनते ही विनय गिड़गिड़ाने लगता है, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए साहब। मैं उस वक्त अपने आपे में नहीं था। मैं जानता हूँ कि मैंने उस लड़की के साथ गलत किया था, लेकिन ऐसा उसके साथ बिल्कुल नहीं करना चाहता था। विनय के इस कबूलनामे पर विशाल कहता है, अब अपनी गलतियों को मानने के लिए बहुत देर हो चुकी है विनय।
अब कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर विनय अपनी आंखों में आंसू लिए कहता है, प्लीज कुछ भी करके बस बचा लीजिए मुझे, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। तभी दिव्या विशाल से कहती है, विशाल 11 बजने वाले हैं। ये सुनते ही विशाल कहता है, दिव्या तुम मुझे कसकर पकड़ लो। और वो खुद विनय को कसकर पकड़ लेता है। जैसे ही घड़ी की सुइयां 11 बजने का इशारा करती है, तीनों अगले ही पल वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखकर वहां मौजूद कांस्टेबल्स और बाकी के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये लोग अचानक से यहां से कैसे गायब हो सकते हैं। वहीं कुछ देर बाद सब इंस्पेक्टर रावत फोन पर अपने बड़े साहब से बात करके तब तक वापस आ जाता है। लेकिन वहां आकर जब उसकी नजरें वहां आसपास घूर कर देखती हैं, तो वहां विनय तो क्या कोई भी नहीं होता, और इसीलिए वो हैरान रह जाता है। फिर वहां पुलिस स्टेशन में मौजूद कांस्टेबल से इस बारे में पूछताछ करने लगता है। अभी अभी जो क्राइम ब्रांच से आए हुए लोग थे वो कहां गए, क्योंकि उनके साथ एक मुजरिम भी था। सब इंस्पेक्टर के इस सवाल पर वहां पास ही मौजूद एक कांस्टेबल जवाब देता है, साहब मुझे नहीं पता कि वो लोग कहां गए, वो अचानक से ही यहां से गायब हो गए। इस बात पर भड़कते हुए सब इंस्पेक्टर रावत चिल्लाता है, कितनी बार बोला है चमनलाल, इतनी जल्दी मत लगाया करो। तो क्या होगा कहानी में आगे, आखिर शनाया बजाज कैसे लेगी विनय से बदला।